पैसा इन्वेस्ट हूँ। आज हम NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम का मॉक टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? सो फर्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल फंड, इंडेक्स फंड, इंडेक्स डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो इंडाइसेस होता है, इंडेक्स होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसका डेरिवेटिव होता है, राइट, जो हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं वो हो गया इंडेक्स डेरिवेटिव। इंडेक्स फंड क्या हो गए? ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने आई थिंक ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से है ये क्वेश्चन, है ना, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर था वहां से है। लास्ट में जो एप्लीकेशंस ऑफ सॉरी सेकंड चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स, जो लास्ट सबसे लास्ट था एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, वहां से आया ये क्वेश्चन। तो वो म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडेक्स की जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की जो कंपनीज होती हैं उनमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इंडेक्स फंड कहलाते हैं। और ETF ट्रेडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ये लाइक निफ्टी 20 होता है, निफ्टी बैंक 20 होता है, तो ये ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो निफ्टी की 50 कंपनीज में या बैंक निफ्टी की 20 कंपनीज में या निफ्टी IT की 30 कंपनीज में, इवन निफ्टी 100 की 100 कंपनीज में या निफ्टी PSU की बैंक निफ्टी की बैंक PSU की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सब ट्रेडेड। तो ये सारे तो इंडाइसेस की एप्लीकेशन हो गए। बट वेंचर कैपिटल फंड जो रहता है ये इंडाइसेस की एप्लीकेशन नहीं होता है, ये हमारा राइट आंसर है एक्चुअल। ठीक है, वो क्यों नहीं होता है? वेंचर कैपिटल फंड्स वो होते हैं जो कंपनीज मार्केट में लिस्ट नहीं है ना। वेंचर कैपिटल ये एक बहुत ही बड़ा और वास्ट, और जो लोग स्टार्टअप करते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं कि ऐसी कंपनीज जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है, आप कभी गूगल करना वेंचर कैपिटल करके, तो आपको मिलेगा कि जो मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है बट तो भी उनको इन्वेस्टमेंट्स की तो जरूरत होती है। जैसे पेटीएम, है ना, पेटीएम हमारे सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट नहीं है, NSE या BSE पे लिस्ट नहीं है, बट स्टिल पेटीएम्स के पास में इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पेटीएम कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं पेटीएम में? वेंचर कैपिटल के थ्रू करते हैं। और वेंचर कैपिटल से रिलेटेड जो फंड्स होते हैं उनको वेंचर कैपिटल फंड बोला जाता है। मतलब ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर है वेंचर कैपिटल फंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ द फ्यूचर आर क्वाइट सिमिलर टू। जो फ्यूचर के फीचर्स हैं वो किससे सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं? ऑप्शन स्वैप, डिवेंचर और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बट ऑब्वियस, व्हाई? बिकॉज जो फ्यूचर्स है वो इसी का इम्प्लीमेंट पार्ट है, मतलब इसी को कुछ मॉडिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन करके फ्यूचर को लॉन्च किया गया है, या इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर को लॉन्च किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा सिमिलर है फ्यूचर के वो फॉरवर्ड है। Then next question, the by-law of an Indian stock exchange are to be approved by। जो बाय लॉ है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का वो किसने अप्रूव किया है? तो वो सेबी ने अप्रूव किया है। जितने भी लॉज रहते हैं, है ना, उनको अप्रूव सिर्फ कौन कर सकता है? या रेगुलेशंस, जो नए रेगुलेशंस आते हैं या फिर कोई पुराने रेगुलेशन को कैंसिल किया जाता है, यूज नहीं किया जाता, तो वो भी सब सेबी ही अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। तो आंसर इज सेबी। On exercise of the option, the seller writer will pay the adverse difference between the final settlement price as on the exercise price, expiry date and the strike price। यहाँ पे exercise का मीनिंग आप समझ लीजिए स्ट्राइक, है ना। मैंने आई थिंक मॉक टेस्ट 4 में समझाया था कि स्ट्राइक प्राइस भी बोला जाता है और एक्सरसाइज प्राइस भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे एक्सरसाइज प्राइस वर्ड यूज होगा, कहीं पे स्ट्राइक प्राइस वर्ड यूज होगा। तो रिकॉग्नाइज एज, तो वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है? प्रॉफिट, लॉस, डेप्थ और नन ऑफ द अबव, है ना। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो राइटर है, जो
एडवर्स पे करता है, डिफरेंस पे करता है फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्राइस ऑन द एक्सरसाइज, एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस। तो वो जो पेमेंट है वो किस तरीके से आप उसको लेते हो, तो इट्स टेकन एज लॉस। लॉस क्यों लिया जाता है कि जबकि जो एडवर्स यहाँ पे देखो दे रखा है कि विल पे द एडवर्स डिफरेंस। एडवर्स डिफरेंस मतलब कि जैसे कि उसने 69 पे प्रीमियम परचेज किया है ना, और ये क्लोजिंग देता है 70 रुपीज पे, तो ये जो 1 रुपीज का एडवर्स डिफरेंस है ये हम क्या कैलकुलेट करेंगे फॉर सेलर। ये प्रीमियम डाउन साइड आएगी तो उसका प्रॉफिट कंडीशन है, अगर एडवर्स मतलब अपसाइड जाएगी तो लॉस कंडीशन बन रही है, तो ये एज अ क्या लिया जाएगा, लॉस वहां से माइनस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे रखा है कि एक्सपायरी डेट के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो किस तरीके से उस डिफरेंस को लिया जाएगा, तो एज अ लॉस लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ट्रेजरी बिल इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ परमिट liquid asset which can be offered to clearing corporation by the clearing member। लिक्विड असेट वाला लिस्ट अगर मॉक टेस्ट का आप सबसे लास्ट का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़िएगा, है ना, वहां पे मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लेमर प्रोवाइड किया हुआ है कि कौन कौन से लिक्विड असेट में आते हैं और कौन कौन से नॉन लिक्विड कैश कंपोनेंट में आते हैं, तो वहां से आपको ये क्लियर डाटा मिल जाएगा। तो आंसर इज यस कि जो ट्रेजरी बिल्स रहता है बिकॉज इट्स कंसिडर एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट, तो ये हम एज अ कैश कंपोनेंट क्लियरिंग मेंबर जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड इट्स अ कैश कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मार्जिनिंग between cash and derivative segment of an exchange help reduce the overall margin level applicable to the investor and the trader। मतलब जो क्रॉस मार्जिनिंग होती है, और सपोज आपने कोई स्टॉक है वो बाय कर रखा है कैश में, राइट, और सेम स्टॉक को आपने हैच किया और सेल कर दिया उसको फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे जो मार्जिन कलेक्ट होगी दोनों पोजीशंस के लिए, तो वो कुछ मतलब आपको कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी पोजीशन। वाई, बिकॉज अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो ये आपका प्रॉफिट पोजीशन रहेगा, है ना, और ये वाला आपका लॉस कंडीशन में रहेगा, और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो उस केस में ये वाला आपका प्रॉफिट कंडीशन में रहेगा और ये आपका लॉस कंडीशन में रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, रिस्क रिड्यूस हो रही है, और जब भी रिस्क रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली जो मार्जिन अट्रैक्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, तो आंसर इज ट्रू। आपसे जो मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा वो कम मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा। Next question, the clearing corporation can transfer client position from one broker member to another broker member in the event of default by the first broker member. No SEBI approval is required for this action। अगर कोई भी ब्रोकर डिफॉल्ट निकल जाता है तो उसकी क्लाइंट्स की फर्स्ट ब्रोकर से सेकंड ब्रोकर के पास ट्रांसफर कर दी जाती है विदाउट सेबी परमिशन, मतलब सेबी की परमिशन लिए बिना। फॉल्स, कुछ भी सेबी के परमिशन के बिना नहीं होता, बिकॉज अगर सपोज फर्स्ट ब्रोकर मेंबर जो है वो डिफॉल्ट निकल गया तो ये इस ब्रोकर की पोजीशन किस ब्रोकर को देनी है, राइट, ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिसाइड नहीं कर सकता। व्हाई, बिकॉज यहाँ ब्रोकर्स हैं एंड नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं और ये डिफॉल्ट पोजीशंस हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेबी मीडिएटर बनती है एंड देन सेबी डिसाइड करती है कि किस ब्रोकर को ये ट्रांसफर होनी चाहिए या कौन से मेंबर के पास ये पोजीशन जो है ये रिजॉल्व होने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर सेबी इंक्लूड होता है, हर एक एक्शन में सेबी इंक्लूड होता है, दैट्स व्हाई फॉल्स। A short position contract in future contract can be revised only with the same counterparty to whom the contract was originally sold। मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो शॉर्ट किया था, तो जिस पार्टी के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्ट हुआ था
हम तभी इस पोजीशन को रिवाइज कर पाएंगे जब हमने जो भी काउंटर पार्टी थी उसी के अंडर में हमने और सोल्ड किया है, उसी के अंडर में हमको रिटर्न बाय। A short position in future contract can be revised only with the same counterparty to whom the contract was originally sold. मतलब जिस काउंटर पार्टी के साथ में ओरिजिनली वो कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड हुआ था उसी के साथ में हम जो है पोजीशन हम रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ उसी के साथ में, और किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। ओके, बिकॉज आपने मिस्टर ए के साथ में पोजीशन ली थी, मिस्टर ए ने बाय किया था और आपने सेल कर दिया था। अब आपको मिस्टर ए को नहीं ढूंढना पड़ेगा अपनी पोजीशन को वापस बाय करने के लिए। मार्केट में जो भी सेलर अवेलेबल रहेगा उस पॉइंट पे जहां पे आपको बाय कर, जो भी सेलर अवेलेबल रहेगा आप उसके साथ में अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस एट विच द मार्केट मेकर इज नोन एज बाय इज नोन एज बिड प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे मार्केट मेकर जो है वो बाय करने के लिए रेडी होता है उसको बिड प्राइस बोला जाता है। तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। जो बिड प्राइस रहता है वो बायर प्राइस रहते हैं, है ना, जहाँ पे कि बायर बाय करने के लिए रेडी है, और आस्क प्राइस जो रहता है वो सेलर प्राइस होता है जहाँ पे कि सेलर सेल करने के लिए रेडी है। दैट मीन्स अगर आपसे बेस्ट बाइंग प्राइस पूछा जाता, फर्स्ट यहाँ पर बेस्ट बाइंग प्राइस होता, तो इस केस में बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर मार्केट मेकर, तो ये गलत होता, है ना। यहाँ पे आस्क प्राइस आता बिकॉज ये जो सेलर प्राइस है ये एज अ बेस्ट बायर प्राइस होती है। मतलब आपको अगर मार्केट रेट से परचेज करना है तो आपको सेलर की प्राइस पे बिड देना होगा, और अगर आपको बेस्ट सेलिंग प्राइस पूछा जाता है तो वहां पर बिड प्राइस आएगा कि जो भी बायर का प्राइस है वो, अगर मार्केट मेकर जो भी ये यहाँ पर बैठा हुआ है बाय करने के लिए तो ये बिड प्राइस कहलाती है, ये आस्क प्राइस कहलाती है। हाई लेवल ऑफ इनिशियल मार्जिन मैं चेक करके आपको अपडेट करती हूँ कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे कुछ वर्ड आई थिंक मिस हो रहा है। Among the given option, which one be the main driver of the momentum of stock index? ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा सबसे मेन ड्राइवर है जो कि इंडेक्स में फ्लक्चुएशन देता है? इन्फ्लेशन, प्राइस मूवमेंट इन शेयर, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या होता है। अगर आपको इंडेक्स पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे प्राइस मूवमेंट इन शेयर्स, बिकॉज इंडेक्स किससे फॉर्म होता है? नंबर ऑफ कंपनीज से मिलके बनता है ना। ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, इनका जो एवरेज प्राइसिंग मूवमेंट होता है उससे इंडेक्स का प्राइस डिसाइड होता है। तो इन कंपनीज में जो मोमेंटम होगा, इनके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स में मूवमेंट होगा। तो आंसर प्राइस मोमेंटम इन शेयर्स। नेक्स्ट, इफ अ डे ऑर्डर इज नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द डे। अगर कोई डे ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं होता है ड्यूरिंग द डे, मतलब जब तक मार्केट ओपन रहता है 9:15 से लेकर तो 3:30 के बीच में अगर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इट विल, तो क्या होगा? गेट कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली वंस द ट्रेडिंग टाइम फॉर द डे इज ओवर। जब ट्रेडिंग टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। गेट एग्जीक्यूटेड द नेक्स्ट डे इफ इट इन द प्राइस रेंज, नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट होगा अगर वो उस प्राइस रेंज में आ जाता है तो। गेट एग्जीक्यूटेड इन द स्पेशल ऑक्शन मार्केट, एक स्पेशल ऑक्शन मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा वो ऑर्डर। तो ये दोनों ही रॉन्ग है। फर्स्ट वन इज राइट कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो डे ऑर्डर है, वो सिर्फ 3:30 तक ही वैलिड रहेगा। जैसे ही मार्केट आवर्स खत्म होते हैं वैसे ही वो, जैसे ट्रेडिंग टाइम खत्म होगा वैसे ही वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इन द मनी option is the difference between the market price and the exercise price. Straight true or false? तो आंसर इज ट्रू।
अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था, फॉर सपोज आप मॉड यूज करते हैं तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, स्पॉट प्राइस, ठीक है, और माइनस एक्सरसाइज प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर दिए, स्ट्राइक की जगह एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं और स्पॉट की जगह मार्केट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइडर दैट इज नॉन ब्रोकर मेंबर आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड ऑन द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द क्लियरिंग डेरिवेटिव सेगमेंट। ब्रोकर मेंबर, नॉन ब्रोकर मेंबर्स होते हैं वो अलाउड रहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड में एज अ गवर्न मतलब अपॉइंट होने के लिए, काउंसिल मेंबर अपॉइंट होने के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट का। तो ये आंसर है 2। जो ब्रोकर मेंबर्स रहेंगे वो ब्रोकर काउंसिल में ही जा सकते हैं, अदर क्लियरिंग मेंबर काउंसिल में नहीं जाएंगे। जो क्लियरिंग मेंबर काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे वो ब्रोकर काउंसिल में या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काउंसिल में नहीं जा सकते। और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स रहेंगे, ना ही वो ब्रोकर काउंसिल में जा सकते हैं, ना ही क्लियरिंग मेंबर की काउंसिल में जा सकते हैं। तो तीनों काउंसिल जो रहेंगी वो सेपरेट रहेंगी और कोई भी मेंबर कॉमन मेंबर नहीं रहेगा। No broker member should be allowed to sit on the governing board of the clearing corporation. A separate governing board should be constituted of the clearing corporation of the derivative segment. मतलब कोई भी common member नहीं होगा किसी भी काउंसिल का। लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मेंबर है जो कि ब्रोकिंग काउंसिल का भी मेंबर है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का भी मेंबर है, वो सब अलग अलग मतलब डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, द लॉसेस फॉर द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन आर। लॉस क्या होता है सेलर के लिए, हमको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन नहीं देखना, बिकॉज सेलर के लिए लॉस एक कॉल रहे चाहे पुट रहे सेम रहता है, या फिर बायर के लिए भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है चाहे कॉल रहे या पुट रहे सेम रहती है। तो सेलर के लिए लॉस क्या होता है, अनलिमिटेड। A professional clearing member can act only for the institutional client. जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ किसके लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं के लिए ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। आंसर इज फॉल्स। जो भी प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर रहेगा वो किसी का भी ट्रेड क्लियरिंग कर सकता है, जो कि उसके अंडर में जो टीएम्स रहेंगे उनके सबके वो ट्रेड जो है वो क्या कर सकता है, लाइक क्लियरिंग कर सकता है। इवन इंडिविजुअल भी यदि क्लियरिंग मेंबर के पास जाता है फॉर लाइक सेटलमेंट एंड क्लियरिंग, तो वो वहां पे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर वो भी करता है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कस्टोडियन पार्टीज होती हैं जो कि सेफ गार्ड करती हैं सिक्योरिटीज को। ओके, सो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट, a writer of a nagged put option is। जो पुट ऑप्शन का राइटर रहेगा, नेग्ड पुट ऑप्शन, नेग्ड मतलब उसके पास कोई और अदर पोजीशन नहीं है स्टॉक में या फ्यूचर में, डायरेक्ट उसने पुट ऑप्शन को क्या किया है, राइट किया है, सेल किया है। बुलिश एंड पे द प्रीमियम, वो मार्केट पे बुलिश है, बुलिश मतलब अप ट्रेंड के लिए वो देख रहा है और प्रीमियम पे करेगा। तो जो राइटर होता है वो प्रीमियम पे नहीं करता है, रिसीव करता है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। बुलिश एंड रिसीव द प्रीमियम, रिसीव द प्रीमियम इज राइट अगर फॉर सपोज किसी ने पुट को सेल किया है ना, तो पुट कैसे मूवमेंट करता है, अगर मार्केट अप साइड है तो पुट डाउन साइड मूवमेंट करता है, राइट, मतलब वो मार्केट पे बुलिश है, दैट्स वाई उसने क्या करा है, पुट को सेल करा है। तो आंसर बी इज राइट। बुलिश ऑन द मार्केट एंड रिसीव द प्रीमियम, प्रीमियम को वो रिसीव करेगा और मार्केट पे क्या है, वो बुलिश है, मतलब जो भी जिस पे भी उसने पोजीशन लिया है स्टॉक या इंडेक्स पे उस पे वो बुलिश है, उसका व्यू बुलिश है एंड ही रिसीव्स द प्रीमियम बिकॉज ही इज अ राइटर। The quality of the underlying asset is standardized by the dash in cash of the future contract. जो क्वालिटी होती है अंडरलाइंग असेट की वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। कौन स्टैंडर्डाइज्ड करता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट आरबीआई, सेबी, ओके, एक्सचेंज,
और बायर और सेलर। तो ये एक्सचेंज करता है, क्वालिटी क्वांटिटी ये सब कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में। वैसे तो क्वालिटी नहीं आना चाहिए यहाँ पे आई थिंक हम लोगों ने बनाने में गलती कर दी, यहाँ पे क्वांटिटी आना चाहिए। बट यस, इफ इन केस ऑफ कमोडिटी, अगर हम यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो देन क्वालिटी इज मेंटेन बाय एक्सचेंज ओनली। ठीक है, तो दोनों सही है। अगर क्वांटिटी आ जाता है तो भी एक्सचेंज ही डिसाइड करता है, क्वालिटी आता है तो भी एक्सचेंज ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर for which the underlying security may be purchased or sold by the option holder। जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो प्राइस होती है शेयर की जिसपे कि जो ऑप्शन होल्डर है वो अंडरलाइन सिक्योरिटी को परचेज करता है, बाय करता है या फिर सेल करता है। तो आंसर इज ट्रू। स्ट्राइक प्राइस, जो हम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं वो हम क्यों चूज करते हैं कि वो हम अंडरलाइन का डिसाइड कर रहे हैं लेवल्स, कि अंडरलाइन असेट इस लेवल से माइनस जा सकता है या इस लेवल से अप जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डेल्टा। चेंज इन डेल्टा कौन सा ऑप्शन ग्रीक होता है? दैट इज गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन राइजेस आफ्टर अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशिएटेड। क्या होगा अगर प्राइस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस राइज होता है, अप मूव करता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है? वैसे फर्स्ट, प्राइस चेंज इन द अंडरलाइन विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ फ्यूचर। जो अंडरलाइन में जो प्राइस चेंज आ रहा है वो फ्यूचर प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा, तो शॉर्ट पोजीशन विल बिकम प्रॉफिटेबल। शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिटेबल होगी, लॉन्ग पोजीशन विल बिकम प्रॉफिटेबल। बाय की पोजीशन प्रॉफिटेबल रहेगी, द लॉन्ग पोजीशन विल बिकम अनप्रॉफिटेबल। जो लॉन्ग पोजीशन रहेगी वो प्रॉफिट की पोजीशन नहीं रहेगी। सो फर्स्ट हम लेते हैं, द प्राइस चेंज इन द अंडरलाइन विल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ फ्यूचर। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज फ्यूचर का प्राइस किससे डिराइव्ड होता है? अंडरलाइन के प्राइस से डिराइव्ड होता है, राइट। सेकेंड, शॉर्ट पोजीशन विल बिकम प्रॉफिटेबल। अगर मार्केट अप जा रहा है तो सेल पोजीशन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, लॉस में जाएगी ये पोजीशन। तो ये रॉन्ग आंसर। देन थर्ड, द लॉन्ग पोजीशन विल बिकम प्रॉफिटेबल। जो बाय की पोजीशन रहेगी वो प्रॉफिटेबल रहेंगी। दिस आंसर इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हमारा कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट राइजेस। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अप जाता है तो मार्जिन अकाउंट क्या होगा? ऑफ द बायर इज क्रेडिटेड फॉर द गेन। बायर का जो मार्जिन अकाउंट रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा गेन से, ट्रू, क्योंकि वो बाय कंडीशन बनेगी। ऑफ द सेलर इज डेबिटेड फॉर द लॉस। जो सेलर का अकाउंट रहेगा वो लॉस से डेबिटेड हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि सेलर के लिए लॉस कंडीशन बनेगी। बोथ वन एंड टू, मतलब ये दोनों ही करेक्ट है। तो आंसर इज सी। Next question, when a new client open a trading account with a trading member, which of the following document have to be compulsory given to him? मतलब ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उस क्लाइंट को देना जरूरी है, किससे? ट्रेडिंग मेंबर को। सेबी रूल्स रिगार्डिंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ये करेक्ट है। रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, ये भी करेक्ट है, उसको रिस्क डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। ऑल द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी रूल्स हैं तो वो सब उसको यहाँ पर देना पड़ेंगे। तो क्या ये तीनों ही करेक्ट है या ऑल ऑफ दी करेक्ट है? तो सबसे फर्स्ट जो सेबी के रूल्स है रिगार्डिंग इन स्टॉक मार्केट, तो ये सेबी अपनी साइट पे दिया हुआ है, ये ट्रेडिंग मेंबर को देने की जरूरत नहीं है। और जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल है ये भी स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी साइट पे दिए हुए हैं, ये भी ट्रेडिंग मेंबर को देने की जरूरत है। ट्रेडिंग मेंबर को क्या रिक्वायरमेंट है? रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। जो भी रिस्क रिलेटेड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है अपने इन्वेस्टर या अपने क्लाइंट को, उसका रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा टू जब भी वो अकाउंट ओपन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। तो आंसर हमारा क्या है? बी।
रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। जो नॉर्मली क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव हम देखते हैं ना तो हम कुछ भी नहीं सोचते और हम ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं ना एसएम एग्जाम में, और आपको इन्हीं का ध्यान रखना है। इसी के कारण क्या होता है ना, समटाइम्स हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अगर हम ध्यान से पढ़े ना तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और आप 101% करेक्ट करके आएंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रेडर सेल अ पुट ऑप्शन। सबसे पहले तो हम ट्रेडर ने कहते हैं कि ट्रेडर ने क्या करा है, पुट ऑप्शन को सेल करा है। स्ट्राइक प्राइस इज ₹100। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 100। प्रीमियम उसने कितना रिसीव करा है, ₹25 का, क्योंकि सेलर है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। और आप लोग भी ऐसा ब्रैकेट में ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो लिख लें, तो क्या होता है कि बार बार हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारे यहाँ पे हम शॉर्ट में सब कुछ लिख चुके होते हैं। ऑन द एक्सपायरी डे द स्टॉक एबीसी क्लोज्ड एट ₹50। एक्सपायरी वाले दिन जो स्टॉक क्लोज होता है वो किस प्राइस पे क्लोज होता है, मतलब स्पॉट प्राइस कितना रहता है, 50 का रहता है। ठीक है, व्हाट इज द ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस, तो ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहेगा, और लॉट साइज आपको दे रखा है 1000 का। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पुट के लिए इन द मनी कंडीशन है। अगर इन द मनी कंडीशन हुई तो देन ओनली यहाँ पर वो प्रॉफिट ले सकता है, सॉरी प्रीमियम प्राइस हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आउट द मनी की कंडीशन हुई तो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम रहेगी वो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो चूंकि ये सेलर था तो इसको एक प्रॉफिट तो क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉफिट, कि उसने प्रीमियम रिसीव कर ली। कितने रुपए की प्रीमियम रिसीव कर ली, 25 रुपए की प्रीमियम रिसीव कर ली। ठीक है, अब सेकेंड हम इन द मनी कंडीशन देखते हैं। इन द मनी कंडीशन पुट के लिए क्या होती है कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो बड़ी होती है स्पॉट प्राइस से। तो यहाँ पे ये 100 है स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट कितने पे क्लोज हुआ, 50 पे, मतलब इन द मनी कंडीशन है। ओके, देन इंट्रिंसिक वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसकी, बिकॉज एक्सपायरी की बात हो रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल रहेगी प्रीमियम, राइट। कितनी हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू, 100 माइनस 50, मतलब यहाँ पे 50 पे ये क्लोज देगा। तो ये तो इसने प्रीमियम रिसीव कर ली थी तो ये तो प्रॉफिट मिला इसको, बट प्रीमियम कहाँ पे क्लोज हुई है, 50 पे। दैट मीन्स उसने सेल किया था 25 रुपए पे और उसको बुक कितने पे करना पड़ा, बाय कितने पे करना पड़ा, 50 पे करना पड़ा। तो ये यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, लॉस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो लॉस का हम फॉर्मूला लगाएंगे, 50 माइनस 25, आपका आंसर आएगा 25, और लॉट कितने का था, 1000 का था, तो इंटू 1000 मतलब माइनस 25,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया ये इंट्रिंसिक कैसे निकाला हमने, क्योंकि जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वही किसकी इक्वल रहेगी, उस प्रीमियम की। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि एक्सपायरी डे वाले दिन जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो 50 रुपए पे हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये प्रीमियम कितने पे बंद होती है। अब उसने 25 रुपए तो रिसीव कर लिया, बट उसको क्लोज कहाँ पे देना पड़ा, बाय कहाँ पे करना पड़ा, 50 पे। तो यहाँ से लॉस एंड गेन का फॉर्मूला लगाएंगे, 50,000 माइनस निकलेगा, मतलब ये होता है एसपी माइनस बीपी। तो बड़ा जो है वो बड़ा प्राइस किसका है, बाय प्राइस है, तो इसलिए ये माइनस में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑप्शन मूव मोर इन द मनी, अगर कोई ऑप्शन ज्यादा इन द मनी में मूव करता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी, तो जो डेल्टा की एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो इफेक्ट आएगा, या फिर टेंड टू बिकम जीरो, जीरो की तरफ चली जाएगी। अभी फॉर सपोज कोई स्टॉक है जो इन द मनी में मूव कर रहा है ना, इन द मनी में मूव कर रहा है मतलब कि उसका जो प्रीमियम में चेंज आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, और उसका जो अंडरलाइन में चेंज आ रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि और यहाँ से भी हम देखें तो इन द मनी अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम इंक्रीज होगी,
और प्रीमियम और डेल्टा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा प्रीमियम इंक्रीज होगी उतना ज्यादा डेल्टा भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड असेट which are to be deposited by the clearing member can be in the form, वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, ओनली कैश एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कैश, बैंक गारंटी, इक्विटी सिक्योरिटीज एंड अदर कैश इक्विवेलेंट। तो आई थिंक आंसर इज सी, कैश, बैंक गारंटीज, है ना, कि हमने वो डिस्क्लेमर में पढ़ा था पूरा, इक्विटी और अदर कैश, जो भी कैश के इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज रहेंगी या असेट्स रहेंगे वो सब एज अ लिक्विड असेट क्लियरिंग मेंबर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास एज अ सिक्योरिटी और लिक्विड असेट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the below mentioned option will result in a bear spread? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बियर स्प्रेड क्रिएट करता है? तो सबसे फर्स्ट आपको स्प्रेड वर्ड यूज करा है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्प्रेड कैसे क्रिएट होता है, या तो दो कॉल्स के कॉम्बिनेशन पे बनेगा, राइट, या फिर दो पुट के कॉम्बिनेशन पे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे कि दोनों कॉल्स हैं, या जहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, सेकेंड इज कॉल, ये वाला पुट है और यहाँ पे कॉल है, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा। देन थर्ड वन, यहाँ पे कॉल है और यहाँ पे दो पुट है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज फर्स्ट, सेलिंग अ कॉल ऑफ लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड बाइंग अ कॉल ऑफ हायर स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो स्प्रेड बनता है वो चाहे बियर स्प्रेड रहे या बुलिश स्प्रेड रहे, या तो दो कॉल्स के कॉम्बिनेशन पे बनेगा या दो पुट के कॉम्बिनेशन पे बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन गेट हाई रिटर्न फ्रॉम मेनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट इन एन एब्सोल्यूट रिस्क फ्री मैनर। रिस्क फ्री मैनर में आप हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आंसर इज फॉल्स। विदाउट रिस्क आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका रिस्क लेवल शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tax is applicable for equity transaction done on the recognized stock exchange? इनमें से कौन सा टैक्स लगता है जब हम किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ऑर्डर पंच करते हैं? तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स, इक्विटी ट्रेडिंग एंड सर्विस टैक्स, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने टैक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, चैप्टर नंबर 9 है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बिकॉज इन तीनों तरीके के कोई टैक्स होते ही नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज पे इस तरीके के टैक्सेस नहीं चार्ज होते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो हम स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से जो ट्रांजैक्शन करते हैं अमाउंट्स का शेयर्स में, तो उसी पे हमको चार्जेस कट होते हैं। व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हो तब क्या होता है? नो मार्जिन इज एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड सेलर, कोई मार्जिन एक्सचेंज नहीं होती है बायर और सेलर के बीच में। सेकेंड, ओनली बायर पे द मार्जिन टू द सेलर, सिर्फ बायर सेलर को मार्जिन पे करता है। ओनली सेलर पे द मार्जिन टू बायर, सिर्फ सेलर बायर को मार्जिन पे करता है। तो सबसे पहली चीज, ना तो बायर सेलर को मार्जिन पे करता है, ना ही सेलर बायर को। ये मार्जिन किसको पे होती है? एक्सचेंज को पे होती है, राइट। दैट मीन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो बहुत हद तक करेक्ट है, बिकॉज कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है बायर और सेलर में मार्जिन का। द बायर एंड सेलर पे द मार्जिन टू ईच अदर, ये भी रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे को भी मार्जिन पे नहीं करते हैं, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इनकरेक्ट है इसमें, मतलब कुछ वर्ड्स का उसमें प्रॉब्लम झोल हो चुका है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर करके विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और आई थिंक कि ये हमारा शायद तक लास्ट मॉक टेस्ट है जो कि मैं वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं अगर आप और भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वेबसाइट नेम इज www.paisainvesto.com, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट सेक्शन में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
प्लस हम लोग रिसेंटली 2 लास्ट डे रिवीजन टेस्ट भी अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, ये अराउंड 100 क्वेश्चंस का ईच रहेगा एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ये जो 200 क्वेश्चन का मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगी 200 का। अगर आप ये लास्ट टाइमिंग में लाइक आपका जब एग्जाम है उससे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, इफ यू गेट अराउंड 90 to 80 करेक्ट क्वेश्चंस, देन श्योर है कि आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो प्लीज गाइस, टाइम बहुत होता है, 2 आवर्स इज सफिशिएंट टाइम। आप पूरे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उनका हिंदी में मीनिंग उसको समझें, या जो भी लैंग्वेज आप लाइक यूज टू है जिस लैंग्वेज में आप उसमें उसका मीनिंग पूरा अच्छे से समझें, ऑप्शंस को समझें एंड देन टिक मार्क करें। बिकॉज क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बट जो लैंग्वेज यूज की जाती है क्वेश्चंस में वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होती है और घुमा फिरा के, मतलब कान को सीधा नहीं पकड़ते हैं, वो उल्टे हाथ से राउंड करके पकड़ते हैं कान को। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है और देन आंसर को आपको टिक करना है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग रहती है तो समटाइम्स क्या होता है, हम 65 करेक्ट करके आते हैं, बट हमारे यदि उसमें से 5 क्वेश्चन भी गलत हुए ना, तो फिर हमको क्या होता है कि वहां पे हम कुछ पॉइंट्स के कारण हम फेल कर जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि 100 में से आप 100 मार्क्स लेके आए, बिकॉज कहीं पे नहीं लिखा है कि ज्यादा परसेंटेज वाले को जॉब मिलती है, कम परसेंटेज वाले को जॉब नहीं मिलती है, सबको जॉब मिल जाती है जिसके पास सर्टिफिकेट है। तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो सर्टिफिकेशन को पास करना होना चाहिए, आपको मार्क्स गेन का यहाँ पे मेन गोल नहीं होना चाहिए। हाँ, मार्क्स गेन हो जाते हैं तो इट्स रियली वेरी गुड, लाइक आपको बहुत अच्छा डेरिवेटिव्स का अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है और आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन किया है सर्टिफिकेशन में। बट आपका मेन जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एग्जाम को क्लियर करके आए। ठीक है, आई होप आप सब एग्जाम को क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।